दोस्तों, 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध की तमाम ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। वहीं लोग भारत की हार के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों, 1962 की भारत और चीन की लड़ाई को भला कौन भूल सकता है। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई नारा छाया रहता था, लेकिन बॉर्डर पर चीन की इस करतूत से हर कोई हैरान था। भारत को कभी ये शक नहीं हुआ कि चीन हमला भी कर सकता है। दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था युद्ध में। क्या भारत ने कभी इसका बदला लिया? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नाथुला में दोनों सेनाओं का दिन कथित सीमा पर गश्त के साथ शुरू होता था और इस दौरान दोनों देशों के फौजियों के बीच कुछ न कुछ तू-तू मैं-मैं शुरू हो जाती थी। चीन की तरफ से सिर्फ इनका पॉलिटिकल कमिश्नर ही टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकता था। उसकी पहचान थी कि उसकी टोपी पर एक लाल कपड़ा लगा रहता था। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से मात्र 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहते थे। वहां पर एक नेहरू स्टोन हुआ करता था। ये वही जगह थी जहां से होकर जवाहरलाल नेहरू 1958 में ट्रैक करते हुए भूटान में दाखिल हुए थे। दोस्तों, थोड़े दिनों बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हो रही कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई और 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों ने चीन के राजनीतिक कमिश्नर को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उनका चश्मा टूट गया। इतिहास के कई पन्ने ये भी कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा से चीन की नीयत पर शक था। वो उसे मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ ऐसे संबोधित करते थे। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र पंडित जवाहरलाल नेहरू से किया, लेकिन नेहरू जी ने इस बात को भी अनदेखा कर दिया। शायद इन्हीं लापरवाही के चलते चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन चीन के इस कदम से उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गहरा आघात पहुंचा। एकदम ही अचानक शुरू हुआ युद्ध। लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को जनरल सगत सिंह ने आगाह किया था कि वो बंकर में ही रहकर तार लगवाने पर निगरानी रखें, लेकिन वो खुले में ही खड़े होकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। 7:45 पर अचानक एक सीटी बजी और चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर ऑटोमेटिक फायर शुरू कर दिया। राय सिंह को 3 गोलियां लगी। उनके मेडिकल ऑफिसर उन्हें खींचकर सुरक्षित जगह पर ले गए। मिनटों में ही जितने भी भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे या काम कर रहे थे, वो धराशायी कर दिए गए। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि भारतीयों को अपने घायलों तक को उठाने का मौका नहीं मिला। संख्या इसलिए भी अधिक थी क्योंकि भारत के सभी सैनिक बाहर थे और वहां बचने की कोई जगह नहीं थी। जब सगत सिंह ने देखा कि चीनी असरदार फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने तोप से फायरिंग का हुक्म दे दिया। उस समय तोप खाने की फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। यहां तक कि सेनाध्यक्ष को भी यह फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया और चीनी दबाव बढ़ने लगा, तो जनरल सगत सिंह ने तोपों से फायर खुलवा दिए। इससे चीन को बहुत नुकसान हुआ और उसके 300 से अधिक सैनिक मारे गए। भारत के कड़े प्रतिरोध का इतना असर हुआ कि चीन ने भारत को यहां तक धमकी दे दी कि वो उसके खिलाफ अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 15 दिनों के बाद 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम में ही एक और जगह चो ला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक और भिड़ंत हो गई। इसमें भी भारतीय सैनिकों ने चीन का जबरदस्त मुकाबला किया। उस समय भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी सैनिकों ने बहादुरी के साथ चीनी सेना का सम्मान किया, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। उस लड़ाई में चीन का पलड़ा भारी था। भौगोलिक स्थिति भी उनके पक्ष में थी और उनके सैनिकों की संख्या भी अधिक थी। हथियार भी उनके पास काफी थे। लेकिन आज हालात पहले से काफी बदले हुए हैं। अब भारत काफी मजबूत है और चीन को धूल चटा देगा। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा भी की। हालांकि अक्साई चिन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे।
जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। अब बात करेंगे इस युद्ध में भारत के हार के कारण की। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद ही जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर पीएस भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों सैन्य अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। सबसे पहले इस मामले में उंगली कृष्ण मेनन पर उठी, जो उस समय रक्षा मंत्री थे। इनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल, जो उस समय उत्तर पूर्व क्षेत्र के कमांडर थे, और उन्हें ये पोस्ट रक्षा मंत्री के कारण मिली थी, जबकि कॉल के पास इस पोस्ट के लिए जो अनुभव होना चाहिए था वो नहीं था। कॉल को किसी भी तरह के युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। इसके बावजूद इन्हें कमांडर बनाया गया। इस बात के लिए रक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया। इस युद्ध में कॉल बीमार हो गए, लेकिन फिर भी युद्ध की जिम्मेदारी घर से पूरी की, जिससे कई सैन्य अधिकारी नाखुश थे। पर किसी ने इसका मुंह पर उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि कॉल मेनन के काफी खास थे। युद्ध आगे बढ़ता गया, लेकिन जब कॉल और मेनन की सच्चाई सभी के सामने आई तो स्वयं राष्ट्रपति ने इसका विरोध किया और मेनन को रक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया। कॉल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पंडित नेहरू उस वक्त इसी सोच में थे कि चीन युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि सोवियत संघ से उसके संबंध खराब हैं। इस तरह की नाफरमानी का परिणाम था ये युद्ध बड़ा युद्ध हो गया, जिसे केवल गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण भारत को लड़ना पड़ा और हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें सैन्य अधिकारियों एवं खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि यही लोग पंडित नेहरू को वास्तविकता दिखा सकते थे, लेकिन उनके मुंह पर उन्हें गलत कह देने की ताकत इन लोगों में नहीं थी, और इसका फायदा चीन ने आसानी से उठा लिया। युद्ध में हार का कारण उचित एयरफोर्स का उपयोग न करना भी बताया गया। अमेरिकी गुप्तचर ने लिखा कि चीन के पास हवाई कार्रवाई के खिलाफ उचित प्रबंध नहीं था। अगर भारत इस बात का फायदा उठाता तो युद्ध का परिणाम भिन्न होता। जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए उनकी सूची काफी लंबी है, लेकिन शीर्ष पर जो दो नाम होने चाहिए उनमें पहले हैं कृष्ण मेनन, जो 1957 से ही रक्षा मंत्री थे। दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल है, जिन पर कृष्ण मेनन की छत्र छाया थी। लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल को पूर्वोत्तर के पूरे युद्ध क्षेत्र का कमांडर बनाया गया था। उस समय वो पूर्वोत्तर फ्रंटियर कहलाता था और अब इसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। बीएम कॉल पहले दर्जे के सैनिक नौकरशाह थे, साथ ही वो गजब के जोश के कारण भी जाने जाते थे, जो उनकी महत्वाकांक्षा के कारण और बढ़ गया था। लेकिन उन्हें युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था। ऐसी गलत नियुक्ति कृष्ण मेनन के कारण संभव हो पाई। प्रधानमंत्री की अंधश्रद्धा के कारण वो जो भी चाहते थे वो करने के लिए स्वतंत्र थे। एक प्रतिभाशाली और चिड़चिड़े व्यक्ति के रूप में उन्हें सेना प्रमुखों को उनके जूनियरों के सामने अपमान करते मजा आता था। वो सैनिक नियुक्तियों और प्रोफेशंस में अपने चहेतों पर काफी मेहरबान रहते थे। निश्चित रूप से इन्हीं वजहों से एक अड़ियल मंत्री और चर्चित सेना प्रमुख जनरल केएस थिमैया के बीच बड़ी बकझक हुई। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया गया। लेकिन इसके बाद सेना वास्तविक रूप में मेनन की अर्दली बन गई। उन्होंने कॉल को युद्ध कमांडर बनाने की अपनी नादानी को अपनी असाधारण सनक से और जटिल बना दिया। हिमालय की ऊंचाइयों पर कॉल गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें दिल्ली लाया गया। मेनन ने आदेश दिया कि वो अपनी कमान बरकरार रखेंगे और दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग के अपने घर से वो युद्ध का संचालन करेंगे। क्या भारत ने लिया इसका बदला? 1967 के भारत चीन युद्ध का जिक्र मेजर जनरल वीके सिंह की किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में किया गया है। जनरल सिंह ने किताब में लिखा कि उस समय चीन ने भारत को धमकी दी थी कि सिक्किम की सीमा पर स्थित नाथुला और जिलेप ला की सीमा चौकियां खाली कर दे।
उस समय भारतीय सेना के कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बेवूर ने जनरल सगत सिंह को वो चौकियां खाली करने के आदेश दिए, लेकिन वो नहीं माने। 1962 की जंग के बाद चीन ने 1967 में फिर वैसी ही हिमाकत की, लेकिन इस बार उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 11 सितंबर 1967 को चीन की पीएलए के सैनिकों ने नाथुला में भारतीय सेना की चौकियों पर हमला कर दिया था। ये जगह तिब्बत से सटी हुई थी। भारत ने इसका करारा जवाब दिया। भारत की तरफ से तोप से हमला शुरू कर दिया गया। इस हमले में चीन के करीब 400 सैनिक मारे गए। चीनी सेना को उस समय भारतीय सेना ने 20 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था। भारत ने 15 सितंबर 1967 को चीन से अपने सैनिकों को वापस शव ले जाने के लिए कहा। भारत ने नाथुला बॉर्डर को हासिल करने में सफलता हासिल की। उस समय भारत के बहादुर जनरल सगत सिंह राठौर ने भारत सरकार के उस आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया था कि नाथुला एक स्वाभाविक बॉर्डर है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों साथ ही साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।